एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई मैं आपको क्लास 10th साइंस की चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 तक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं कि मीन्स आप जो है देख पा रहे हो क्या निचोड़ सीरीज क्लास 10th साइंस की पार्ट 1 को, जिसमें हम लोग 1 से 10 तक का देखेंगे, जैसे कि सोशल साइंस का देखे थे और ये बाकी विषय का भी देखे हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ध्यान से करते चलो। अब एक चीज है आप लोगों के लिए, वीडियो आने में लेट इसलिए इसमें दोनों मीडियम का डाल देते, इसका उसका ऐसा रहता है। तो देखो एक चीज और आने वाली है, मुझे पता है अच्छे से, पीडीएफ की कमेंट जो है आने वाली, तो पीडीएफ आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, बस बट कुछ कंडीशंस के बाद। मतलब इसमें भी हम कंडीशन रखते हैं, अगर इसमें हम 10,000 बच्चों तक पहुंचते तो डेफिनेटली हम बिना किसी के बोले पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे, जितने भी ऑल हमारे सोशल मीडिया है वहां पर। बट जब तक 10 के नहीं होती तब तक हम पीडीएफ नहीं दे सकते, हमारी भी मजबूरी होती है। बट जिसको इंस्टेंट चाहिए तो हम उनको दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि कुछ पेमेंट पर। ऑल सब्जेक्ट का मिनिमम पेमेंट है जो मिनिमम पॉसिबल है, क्योंकि इसको बनाने में, इसको टाइप करने में टाइम लगता है, मेहनत लगता है, हमें भी करना होता है या किसी से करवाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए मिनिमम कॉस्ट पर ऑल मेन 3 सब्जेक्ट का है। मैं बोल सकता हूं कि मैं मिनिमम कॉस्ट पर 3 सब्जेक्ट का, जैसे कि हमारे मैथ्स का, क्योंकि मैं पहले ऐसा नहीं सोचा था, बट सबको पीडीएफ चाहिए, किसी को लिखना नहीं, इतनी वो है कि मैं मैथ्स में दिखाना हूँ, उसके बावजूद भी बच्चे आलसीगिरी कर रहे हैं। इसलिए मैथ्स का हो गया, साइंस का हो गया और सोशल साइंस का हो गया, तीनों सब्जेक्ट का हम लोग मिनिमम प्राइस पर, जिसको चाहिए आप हमें क्या कर सकते हो, मैं आपको 49 रुपीज़ में तीनों सब्जेक्ट का पीडीएफ जो है दे सकता हूँ, बोथ मीडियम के लिए। ठीक है, आपको हमारे वही वाले व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, मैं आपको वहाँ से क्यूआर कोड दे दूंगा, जिसका भी पेमेंट आएगा उसको हम ये पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, और या मैं आपको कराने के लिए बोल दूंगा। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को पता है, वो सेव करके रखो या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ सब जिसको चाहिए बिफोर उससे पहले। लेकिन हम 10 जैसे कि 10,000 बच्चों तक पहुँचने के बाद खुद ही इसको प्रोवाइड करा देंगे पूरे चैप्टर तक की पीडीएफ। ठीक है, बट जिसको चाहिए ऐसा ही, तो हम उसके लिए बता दिए हैं जो कंडीशंस है वो आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहा है क्योंकि हमारी भी मजबूरी है। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नहीं चाहिए किसी को तो बस ध्यान से देखते चलो, पेन पेपर उठा लो भाई, क्या ये सब चीजें करना है ना। तो चलो देखो आगे बढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में 3 अंतर लिखे। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को करना होगा। देखो ये 1 + 3 + 4, मतलब 1 मार्क्स की क्वेश्चन 3 मार्क्स और 4 मार्क्स की आना है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही करेंगे। यहां पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में 3 अंतर लिखिए। राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिलेक्शन। फिर समजात अंग से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चंस आपको 2018, 20 और 23 तीनों साल पूछे गए, इसलिए ध्यान से करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होमोलोजियस ऑर्गन्स एंड उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। फिर अवशेषी अंग किसे कहते हैं और समृद्धि अंग किसे कहते हैं। ये 3 तरीके से क्वेश्चन है जिसको ही इस चैप्टर से पूछे जाना है। ठीक है, तो उसको अच्छे से ध्यान से करेंगे। फिर यहां पर की क्वेश्चंस को देखो ध्यान से, क्या बोला जा रहा है, क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर असर पड़ रहा है। मतलब अगर मनुष्य की संख्या बढ़ रहा है तो क्या बाघों की संख्या पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, उस चीज को आपको एक्सप्लेन करना होगा। फिर 5वां देखो, एग्जैक्ट जैसे जैसे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, क्योंकि निचोड़ को आपको पता है अच्छे से कि आपको कुछ भी इसके बाहर नहीं पढ़ना पड़ेगा। परीक्षा बोर्ड सार, मॉडल पेपर, मॉडल उत्तर, एवरीथिंग जो भी चीजें आती छत्तीसगढ़ बोर्ड का सबको डाल दिया गया है इसमें। देख लेना, मॉडल पेपर भी इसी से ही बनेगा। ठीक, फिर 7वां, क्या डायनासोर का विलुप्तीकरण सक्षम प्रजाति के विकास के कारण हुआ है, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, इसको बताना है। फिर 8वां में प्रजातिकरण किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाना है। डार्विन और वैलेस द्वारा प्रतिपादित जीवों की विकास के सिद्धांत से हमें क्या पता चलता है। फिर 10वां, मानव की बढ़ती आबादी की जीवों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो करना है। फिर जीवाश्मों के अध्ययन से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसको करना है। तो ये 10 क्वेश्चन है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से करना है। 11 लिखा हुआ लेकिन 10 मान के चलो, क्योंकि उसी तरीका से ही क्वेश्चन है कुछ। ठीक है,
फिर 4 अंक के लिए जितना दिखा रहा हूँ लगभग उसी में से ही इस चैप्टर से पूछे जाने। अगर इस पार्ट से 4 अंक पे नहीं आएगा मतलब वो पार्ट 15 से आता है, वो आपको पता है। फिर देखो समजात अंक, संवृत्ति अंक, अवशेषी अंक को उदाहरण द्वारा समझाना, इसमें पूछे जाते हैं मतलब किसी को भी 4 अंक में दे सकते हैं या 2 को समझाने के लिए बोल सकते हैं, इसलिए इसको करोगे। फिर इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है जीवों के विकास के सिद्धांत के 4 बिंदुओं में वर्णन करना। जैसे कि जीवों में विविधता पाई जाती है, जीवों की उत्पत्ति एक झटके से नहीं बल्कि उनके पूर्वजों से हुई है, वही वाला आंसर की क्वेश्चन है, ये याद रखना, ठीक। फिर थर्ड क्वेश्चन, जीवों की विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका है, एक उदाहरण द्वारा समझाना है। फिर चौथा, बीगल के सफर के दौरान किए गए महत्वपूर्ण अवलोकनों का वर्णन करना है। फिर डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद को जो है समझाना है। तो ये रहा आपकी चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्लीट। यहाँ से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लगभग इन्हीं में से पूछे जाएंगे। फिर चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पे आते हैं, अम्ल क्षारक एवं लवण। यहाँ से 2 नंबर और 4 नंबर, और 4 नंबर पर भी स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब ये क्या दर्शाता है कि 4 नंबर एक ही एकदम बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपको उस प्रश्न को तोड़ तोड़ के पूछे जाएंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पहला प्रश्न पीएच मान क्या है, पीएच का पूरा नाम देखिए, व्हाट इज द पीएच वैल्यू एंड राइट द फुल फॉर्म ऑफ पीएच, ठीक है। फिर दूसरा, अम्ल तथा क्षार के प्राकृतिक स्रोत, जैसे कि इसको क्वेश्चंस को कैसे पूछेंगे, अम्ल के 2 प्राकृतिक स्रोत के नाम लिखे, मतलब किसमें किसमें अम्ल पाया जाता है, क्षार की 2 प्राकृतिक स्रोत के नाम लिखो, इस तरीके से। तो दोनों क्वेश्चन एक साथ इसमें कंबाइन किया गया। फिर भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम लिखना है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 एसिड्स फाउंड इन द फूड आइटम्स, ठीक। फिर घ्राण सूचक, देखो घ्राण सूचक किसे कहते हैं और घ्राण सूचक से हम लोग अम्ल क्षार की पहचान कैसे कर सकते हैं, इस चीजों को आपको बताना है। फिर अगला प्रश्न है सूचक किसे कहते हैं, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक या रासायनिक सूचक भी होते हैं। तो 2 प्राकृतिक सूचक के नाम, 2 रासायनिक सूचक के नाम, जो एक्स्ट्रा चीजें भी बोल रहा हूँ उसको इंटर रिलेट है तो उसको जरूर करते चलेंगे, ठीक है। प्राकृतिक सूचक किससे कहते हैं, 2 प्राकृतिक सूचक के नाम लिखो। कृत्रिम सूचक किससे कहते हैं, यार कृत्रिम सूचक को ही रासायनिक सूचक भी कहते हैं, तो 2 रासायनिक सूचक के नाम बताइए। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, अचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है, ये बताना है। फिर अगला, सुरेश क्या है, सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र व किन किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल क्षार की पहचान कर सकता है, ठीक है। अब बेचारे को वो देख नहीं पाते तो क्योंकि वो लिटमस पेपर का यूज करेगा नहीं, है ना। तो ऐसा कौन सा सूचक है जिसके द्वारा उसको पता लगा सकता है कि भाई ये हाँ ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार है, ठीक। फिर 8वां, धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा जो है समझाना है। फिर उसी तरीके से अगला प्रश्न है आयनीकरण क्या है, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, इतना को करना है। तो ये रहा आपके 10 क्वेश्चंस जिसमें से लगभग पूछे जाना है आपके 2 मार्क्स के लिए। तो 4 अंक के लिए देख लेते, 4 अंक के लिए देखो ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए मेन चीज है पीएच स्केल। देखो खाने के कुछ पदार्थों के पीएच मान निम्नलिखित है, खाने का सोडा का 8.2, नींबू के रस का 2.2, सिरका का 5.5, सोडियम का इतना। तो इस सारणी के आधार पर आपको बताना है कि किसकी प्रकृति क्षारीय है, किसकी प्रकृति अम्लीय है, किसकी प्रकृति जो है उदासीन है, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले हमारे स्टूडेंट ऐसा यहाँ से देख सकते हो। फिर अगला प्रश्न हमें देखो इस तरीके से ही देंगे, इसमें से बहुत ज़्यादा देखो 4 अंक के लिए आपको इस तरीके से जैसे कि तोड़ के देगा बोला था ना मैं, तो ऐसे ही तोड़ के दिया जाएगा। देखो क्या बोला जा रहा है, अम्ल ए और बी 2 बीकर में लिए गए तथा अम्ल ए का जल में आंशिक आयनन होता है जबकि अम्ल बी का पूर्ण आयनन होता है। एक का आधा रूप से आयनित होता है और बी जो है पूर्ण रूप से आयनित होता है। तो उस आधार पर आपको बताना है ए तथा बी में कौन दुर्बल है और कौन प्रबल। जाहिर सी बात है, एक चीज याद रखना, जिसका आंशिक आयनन होता है वो दुर्बल होता है और जिसका पूर्ण आयनन होता है वो प्रबल होता है। इसलिए बी जो है प्रबल और ए जो है दुर्बल होगा। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, तो वे अम्ल जिसका जल में पूर्ण रूप से आयनन होता है उसे प्रबल और जिसका आंशिक रूप से आयनन होता है उसे दुर्बल कहते हैं। याद रखेंगे, 2 उदाहरण देखना है तो 2 प्रबल अम्ल और 2 दुर्बल अम्ल का उदाहरण आपको बताना होगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, या नाम बदला जा सकता है। मोनिका ने 5 विलियन ABCD की सार्वत्रिक सूचक की से जांच की
तब उसके पीएच वैल्यू कितना आया, इस तरीके से आया, कौन कौन सा 9, 7, 1, 13 और 6 प्राप्त हुए। तो इस आधार पर बताना है कि इसमें से दुर्बल अम्ल कौन सा है, दुर्बल क्षार कौन सा है, और प्रबल अम्ल प्रबल प्रबल क्षार। ठीक है, तो ध्यान से करेंगे, इसमें नाम बदला जा सकता है, ये नंबर्स बदले जा सकते हैं, बट क्वेश्चन इसी तरीके से आपको इसमें से पूछेंगे। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित लवणों में अम्लीय तथा क्षारीय मूलक पहचानना है। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, इसके 2 हानिकारक प्रभाव को लिखना है। फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण द्वारा समझाना है। ये 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, इन 6 में से ही लगभग आपको पूछे जाना है इस चैप्टर से 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, फिर अगले चैप्टर पर चलते, 2 और 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 2 नंबर के लिए देखो, व्हाट इज हीट, ऊष्मा क्या है, इसको करना है। फिर व्हाट आर दी प्रैक्टिकल एंड एशा यूनिट ऑफ हीट, व्हाट इज रिएक्शन बिटवीन रिलेशन बिटवीन देम, ऊष्मा के व्यवहारिक और ऐसा ही मात्रक बताना, उसमें क्या संबंध होता है, इन चीज़ों को भी करना है। फिर राइट द डिफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाई डज द बलून फिल्ड विद गैस ब्रस्ट व्हेन द ब्राट नियर फायर, जब हम उसको गैस को क्या करते, गैस से भरा गुब्बारे को आग के पास ले जाते तो फूट क्यों जाता है, उस चीज़ों को एक्सप्लेन करना 2018 में पूछा गया है। फिर गुप्त ऊष्मा किससे कहते हैं, बर्फ में भाप की गुप्त ऊष्मा बताना है। किलो कैलोरी की परिभाषा, ऊष्मा रोधी पदार्थ, ऊष्मी चालक पदार्थ, ऊष्मी कुचालक पदार्थ, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको लगभग इसी तरीके से ही क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपको पूछे जाएंगे। फिर देखो 3 नंबर के लिए ऑलरेडी 2024 की बोर्ड एग्जाम में ये पूछ रखे, तो चांस थोड़ा सा कम है, बट देख सकते हैं। ठीक है, एक पैमाना को दूसरे पैमाना में बदलना। ठीक है, फिर यहाँ पर परिभाषा, छोटी छोटी परिभाषा जो कि 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, वही क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, विद्युत शक्ति, संचरण। संचरण को तो देख ही लेना इसमें, क्योंकि उधर बिल्कुल भी कवर नहीं हुआ है, मतलब ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, संचरण किसे कहते हैं, चालन, संवहन और विकिरण को एकदम डीप के साथ इस 3 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलो, ये तो मेरे हिसाब से। ठीक है, तो उसको बहुत ध्यान से आप लोगों को करना होगा। फिर अगला 2-3 क्वेश्चन और है, जैसे कि जल की महत्व विशिष्ट ऊष्मा के दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखना है। अवस्था परिवर्तन क्या है, उदाहरण द्वारा समझाना है। फिर यहाँ पर 3 पैमानों वाले थर्मामीटर न्यूनतम अधिकतम माप को चित्र द्वारा इस प्रदर्शित कीजिए, 2022 में पूछा गया था। तीनों पैमाने हमारा केल्विन हो गया, सेल्सियस होगा, फ़ारेनहाइट होगा, तीनों को डायग्राम बनाना है, उसके न्यूनतम और उच्चतम बिंदु को जो है लिखना है। तो बहुत ध्यान से करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन इसके देखो 7वां, ऊष्मा के प्रभाव के हमारे दैनिक जीवन में जुड़े 3 उपयोग लिखना है। तो ये ऊष्मा के प्रभाव वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो, करना ही है। ठीक, चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर देखो नॉन कन्फर्म क्वेश्चन है, नॉट कन्फर्म्ड लिखा हुआ है। मीन्स यहाँ पर देखो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट अभी तक जो पूछे जाने की चांसेस है, अभी तक के एनालिसिस के हिसाब से उन क्वेश्चन को इसमें रखा गया। आधुनिक आवर्त नियम लिखना है, राइट द मॉडर्न पैराडिक। फिर दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो ये ऐसा पार्ट है जिसमें 2 नंबर के लिए एग्जैक्ट कन्फर्म नहीं बताया जा सकता, बट 4 नंबर के लिए हम बता सकते हैं। इसलिए 2 नंबर वाले क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे जाएंगे, तो बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को आपको जो है करना होगा। बस ध्यान से करते चलिए, स्क्रीनशॉट या क्वेश्चंस को नोट करते चलो, या मैं आपको सेकेंड ऑप्शन भी बता चुका हूँ। अगर आपको जल्दी पीडीएफ चाहिए तो आपको इस वाले नंबर पे कौन सा 7974739026 इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। वहाँ हम आपको क्या करते हैं, अगर पीडीएफ चाहिए तो हम आपको QR कोड दे देंगे, वहाँ पेमेंट करेंगे, देन हम आपको तीनों सब्जेक्ट की प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है, उसको बताना है। परिवर्तन वहाँ पर अपरिवर्तन में भी लिखा होगा। तो 4 नंबर के लिए ऐसे ही प्रश्न आएगा जो कि लगभग कन्फर्म है, जैसे कि संयोजकता में क्या परिवर्तन होती है, परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होती है, आयनन विभव, विद्युत ऋणता, इस पर क्या चेंजेस होती है, वो आप लोग कर सकते हो। फिर प्रश्न क्रमांक 2, 3 तत्वों की परमाणु क्रमांक क्रमशः 5, 7 एवं 11 है, बताना है। तो देखो ऐसे प्रश्न, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 अंक के लिए। 5, 7 मतलब 3 तत्व है, उसका कुछ भी परमाणु क्रमांक दे सकते, इसलिए आप लोग 30 तक अच्छे से याद करके रखो, है ना, टेबल को। 3 तत्व, उसका परमाणु क्रमांक बोल दिया है कि 5, 7, 10 है। तो देखो इसमें कौन 18 वर्ग का है, कौन 15 का है, कौन 13 का है, उसको आपको बताना पड़ेगा, फिर आपको 4 नंबर
मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखो एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया है, 281 है, 281 है और पूछ रहे हैं इस तत्व का आप लोग नाम बता दो, इस तत्व की संयोजकता क्या होगी वो बता दो, या किस समूह का तत्व है या किस आवर्तक है। तो इस तरीके से उसकी देखो पहले तो नाम बताना पड़ेगा कि 2, 8, 10 और 11, 11 परमाणु क्रमांक किसका होता है, वो उसकी संयोजकता कितनी है, मतलब आखिरी कोश में कितनी इलेक्ट्रॉन है, या किस समूह का तत्व है, किस आवर्त में आता है ना। उसको इस तरीके से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ पर नंबर बदला जा सकता है, बस ध्यान से करेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं और उपलब्धियां और कमी उसको देख लेना भाई अच्छे से, ठीक। फिर ये आपके चैप्टर नंबर 5 से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाना है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। पारितंत्र के संरचनात्मक घटक का केवल नाम लिखना है, राइट ओनली द नेम ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। फिर पोषक स्तर किसे कहते हैं, परितंत्र के प्रकारों का नाम बताना है, उत्पादक किसे कहते हैं, पारिस्थितिक संकुल क्या है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं लगभग। अब देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये साइंस है, साइंस में हम जो जिस तरीके से वेरिएशन देखते हैं उसके अकॉर्डिंग दे, ताकि ये निचोड़ है और निचोड़ में भी आपको PYQ नहीं करना पड़ेगा, मॉडल नहीं करना पड़ेगा, ना तो आपको परीक्षा बहुत सार कुछ नहीं करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपके पास ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। इसलिए हमने एक जगह ला के रख दिए ताकि यहीं से ही लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को जितना आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जैव घटक, अजैव घटक, अपघटक किसे कहते हैं, पर्यावरण को हानि से बचाने के लिए कोई 2 उपाय बताना है, क्या होगा यदि किसी एक पोषक स्तर के सभी जीवों को मार दिया जाए, हमें घर के पास बगीचा क्यों विकसित करना चाहिए, क्या हम सभी पौधों को उत्पादक कह सकते हैं, जलीय प्रणालियों के श्वसन के अंगों के नाम लिखना है, ऊर्जा के 10% का नियम। तो ये लगभग 15 क्वेश्चन है, इसके मान के चलो 15 में से ही कोई आपके 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। फिर छठवां पार्ट से 1, 3 और 5 नंबर, मतलब 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। तो देखो 3 नंबर के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए, विद्युत शक्ति की मात्रक लिखकर वाट व किलोवाट में संबंध बताना, ये है। फिर अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि फ्यूज क्या है या किस पदार्थ का बना होता है, किसी चाक का प्रतिरोध किन किन कारकों से प्रभावित होता है, प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, प्रतिवर्ती व दिष्ट धारा में कोई 3 अंतर, विद्युत धारा की परिभाषा लेकर उसकी एसआई मात्रक लिखना है, विद्युत बल्ब 1 मिनट में 2400 जूल ऊर्जा खपत करता है तो उस बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। फिर विभव किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक बताना है, विद्युत परिपथ से संबंधित निम्न घटकों को समझाना है, कौन कौन सा, वोल्टमीटर, संधि तार और प्रतिरोध को। फिर तो ये 9 ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से आपको करना होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं, 5 नंबर के लिए कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखो विद्युत उपकरणों के प्रयोग में रखे जाने वाले कोई 5 सावधानी जो पूछे गए हैं भैया ऐसा। और अगला ओम के नियम को लिखकर अपने शब्दों में समझाना है और V तथा I के बीच जो है ग्राफ करना है। तो ये 19 और 23 में पूछा गया है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो इस तरीके से, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन का नामांकित चित्र बनाकर तुल्य प्रतिरोध का समीकरण लिखना है। तो 19 और 23 में पूछा गया है। और ये वाली प्रश्न जो है देखो, प्रतिरोध के समांतर क्रम का संयोजन जो है अभी जस्ट 2024 बोर्ड में पूछे गए हैं, इसलिए इसको रेड मार्क्स में डाला गया है, रेड मार्क लगाया गया है, ठीक है। फिर चौथा प्रश्न देखो भी, अक्सर इस तरीका से इस चैप्टर से बता दूं तोड़ के, क्योंकि पहले सीधा सीधा बड़ी बड़ी क्वेश्चन आता था 5 मार्क्स के लिए, बट हम देख पा रहे जो वेरिएशन जैसे कि 22-23 से देखते आ रहे हैं, 22 से 23 से 24 से 3 साल हो गया, जो चेंज हो गया पैटर्न थोड़ी सी, कि जो बड़ा क्वेश्चन है उसको तोड़ के दो, एक ही तो बड़ा नहीं देना है। तो इसमें इस तरीके से तोड़ा जाता है, जैसे कि घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, ये करना है। फिर विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, क्यों। तो इस तरीके से 2.5 मार्क्स में तोड़ दिया रहता है 2 क्वेश्चंस बना के। फिर 5वां, अगर श्रेणी क्रम में संयोजित 3 बल्बों में से एक बल्ब खराब हो जाए तो अन्य 2 बल्बों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको बताना है। फिर समांतर क्रम में संयोजित 3 बल्बों में से एक खराब हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसको। तो ये 2 क्वेश्चन है, इसको आपको करना होगा। अध्याय 7 की बात करें, जैविक प्रक्रियाएं, पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन। तो
तो यहाँ से देखो 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाना है। अगेन इस पर स्टार लगा हुआ है, मतलब बड़ी क्वेश्चंस नहीं करना है आपको, उसको तोड़ तोड़ करके छोटे क्वेश्चंस करना होगा। और भाई इस पार्ट से डायग्राम तो पूछे जाएंगे, तो क्या डायग्राम है आना है इस बार के एग्जाम्स के लिए, तो वो हम देख लेते हैं ध्यान से। पहले तो 2 नंबर वाली क्वेश्चन, 2 नंबर वाला में पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पौधों में पाए जाने वाले 2 संवहन ऊतकों की नाम और उनका एक एक कार्य लिखना है। संवहन ऊतक किसे कहते हैं ये कर लेना है, पहले तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तब जाके पौधों में जो संवहन ऊतक पाया जाता है उसके नाम आप लिख पाओगे और उसका कार्य लिख पाओगे। पाचन क्रिया किसे कहते हैं, सेलुलोज का पाचन किस अंग के द्वारा होता है ये बताना है। फिर परपोषी पोषण किसे कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, श्वसन द्वारा ली गई वायु में कौन कौन सी गैस होती है ये बताना है। फिर हीमोग्लोबिन के 2 कार्य और एंजाइम किसे कहते हैं, 2 प्रक्रियाओं के नाम बताना है। फिर अगला प्रश्न है जो 2023 में पूछा गया, दीर्घ रोम किसे कहते हैं, रसाकर्षण या परासरण किसे कहते हैं, विसरण किसे कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, रुधिर क्या है, किडवन क्या है, आर्च कारक क्या है। तो ये लगभग 15 क्वेश्चन है जिसमें से ही आपको अगेन इस बार पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से करें। बट एक चीज इस चैप्टर का देखा हूँ कि हर साल यहाँ से नया प्रश्न उठाने की कोशिश किया गया है इस चैप्टर में, तो ऐसे प्रश्न जो नहीं आए हैं उसको भी इसलिए डाला गया है ताकि आपको अगर पूछे जाए कुछ नई पैटर्न में नए क्वेश्चन तो आपका बन जाए, तो निश्चिंत होकर के इन क्वेश्चन की आप प्रिपरेशन जो है कर ले। अगला 4 या 5 अंक के लिए महत्वपूर्ण चित्र देखो, पहला हृदय का, स्टोमेटा का, उत्सर्जन तंत्र का। ये चित्र इस साल के लिए तो देख ही लो भाई। हृदय आ सकता है, स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना है, उत्सर्जन तंत्र की क्रिया का वर्णन करना है, क्योंकि जो हम उन क्वेश्चंस को छोड़ दे जो 2024 बोर्ड में आ रखे हैं। ठीक, फिर अगला प्रश्न देखो यहाँ पर, प्रश्न दूसरा, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर लिखना है कि ये क्या होती है। ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में तो एक चित्र और एक अंतर को कंफर्म मान के चलो कि इस पार्ट से एक चित्र आना है और एक अंतर आना है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से करेंगे आप लोग। उसी तरीके से धमनी और शिरा में 4 अंतर, स्वपोषी और विषमपोषी में उदाहरण सहित अंतर, मतलब दोनों में अंतर होना चाहिए। तो ये अंतर की ये 4 क्वेश्चंस है, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन, धमनी एवं शिरा में स्वपोषी और विषमपोषी, तो ये चारों में बहुत ध्यान से करेंगे। फिर रुधिर के 4 कार्य को लिखना है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखकर प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। फिर मनुष्य में मूत्र निर्माण तथा उसका निष्कासन क्यों आवश्यक है ये करना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को इसलिए भी डाल रहा हूँ क्योंकि अब 4 अंक के लिए भी, चलो 4 अंक के लिए तोड़ के नहीं देते मान चलो, लेकिन 6 नंबर के लिए तोड़ के देंगे, 2 क्वेश्चंस आपस में रहेगा, अ और ब में टूटा रहेगा, तो ऐसे एक छोटे छोटे क्वेश्चंस को उसमें डाले जाते हैं, ठीक है। अमाशय से स्रावित HCl का कार्य लिखना है, भोजन को लेकर पौधे व जंतु आपस में किस प्रकार संबंधित होते हैं उसको करना है। तो हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी ईयर में आया हुआ और इस साल भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखो इसमें 4 अंक में भी वही पूछे जाते हैं और 6 अंक में भी वही पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से करना और बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। हालांकि नया कर सकते हो लेकिन इन प्रश्नों को छोड़ करके नया बिल्कुल भी मत करना, फिर अब वही कमेंट करते रहोगे कि मैं जो पढ़ा हूँ वो नहीं आया, मैं पढ़ के आया था वो नहीं आया, ऐसा ही वाला बहाना बनाने लग जाओगे, इसलिए ध्यान से पढ़ते चलो। चैप्टर नंबर 8 की बात करें, जैविक प्रक्रिया नियंत्रण एवं समन्वय है। यहाँ से इसका भी ब्लूप्रिंट वही है, क्योंकि पार्ट 7, पार्ट 8 और पार्ट 14 जो है तीनों मिलकर के एक यूनिट बनता है और तीनों पार्ट से मिलाकर के टोटल 13 नंबर का आता है, ठीक। देखो छड़ी को पकड़ने में शरीर का कौन सा अंग शामिल था इसको बताना है। मस्तिष्क या मेरुरज्जु की सुरक्षा के लिए कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं। ऐच्छिक क्रिया किसे कहते हैं। किन्हीं 2 पादप हार्मोन के नाम बताना है। श्वसन कोशिका किसे कहते हैं। फिर उद्दीपन क्या है। संवेदी तंत्रिकाएं किसे कहते हैं। हार्मोन के कार्य, एंड्रीनल ग्रंथि के कार्य लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है क्या, जूम हो जाओ, हाँ, सूत्र युग्मनज क्या है। समन्वय क्या है। मनुष्य में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम। साइनेप्स क्या है। एक्सॉन क्या है। तो ये 15 क्वेश्चंस अगेन वहां से या तो उस चैप्टर से पूछे जाएंगे तो उसमें से पूछे जाएंगे 15 में से, या इस चैप्टर से पूछे जाएंगे तो इसमें से 15 में से पूछे जाएंगे, और लगभग इसी में से ही आपका क्वेश्चन जो है पूछे जाना है। तो इस पार्ट से 4 अंक और 5 अंक वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अगर उस पार्ट से आएगा तो ठीक, अगर उस पार्ट से नहीं आता तो इस पार्ट से आना है ना। तो पादप हार्मोन किसे कहते हैं। किन्हीं 3 पादप हार्मोन के नाम व कार्य लिखना है। फिर
पौधे प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत है? क्यों और क्यों नहीं, इस चीज़ों को आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन कैसे होता है, उसको उदाहरण द्वारा बताना है। फिर अगला प्रश्न, चौथा, अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं कि 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम व उनके कार्य लिखना है। फिर मस्तिष्क के विभिन्न भागों का, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आपको करना ही है। अब यहाँ पर एक अंतर है इस पार्ट में, ठीक है, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया, तो टोटल 5 अंतर हो गए। 5 अंतर में से एक आप उस पार्ट से मिल जाएगा, 5-14 से देखते हैं, वो अगले पार्ट में दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, तो ध्यान से वहाँ से कर सकते हैं, ठीक। तो ये रहा 8 क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन में से ही लगभग आपको 4 अंक में और 6 नंबर में पूछे जाना है। अब पार्ट 9 की बात करें, धातु एवं धातु कर्म, जहाँ से 6 नंबर वाले पूछे जाते हैं, तो 6 नंबर के लिए देखो यहाँ से भी अंतर एक ठो पूछे जा सकते हैं। तो 3 अंतर है, खनिज एवं अयस्क में अंतर, भर्जन एवं निष्पादन में अंतर, धातु और अधातु में अंतर, 3 अंतर है इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप इन तीनों अंतर को प्रिपरेशन जो है कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, इस पर अयस्कों की सांद्रण की निम्नलिखित विधियों को समझाने, तो 3 विधि को अच्छे से कर लेना, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, झाग उत्प्लवन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि को, ठीक है। तो इसको करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस है, जो आप आगे आपको मैं बता रहा हूँ। 2 भाग में टूटा वाला, एक तो निम्नलिखित को समझाना है, अयस्क किसे कहते हैं, खनिज, धातुमल, गालक, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि निम्न को परिभाषित कीजिए करके, है ना, तो उसको करोगे। और 6 नंबर के लिए ये इस तरीके से 2 भाग में टूट करके पूछा जाता है, जैसे कि धातु के की अयस्क के प्रकार, नाम व सूत्र लिखना है। ब में मिश्र धातु किसे कहते हैं, 3 मिश्र धातु के नाम, अवयव व उसके उपयोग जो है लिखना है। तो अ और ब में तोड़ के ऐसे ही देते हैं। फिर इस पार्ट से रेयर केस में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि संतुलित समीकरण बनाइए करके, ठीक है। तो जितना दिया गया, अगर संतुलित समीकरण बनाने के लिए आएगा तो इसी में से ही लगभग आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर कारण बताओ करके ऐसा कुछ क्वेश्चंस, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस है, दोनों क्वेश्चंस देख सकते हो कि सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, क्यों। एल्यूमिनियम सक्रिय धातु है, फिर भी इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, क्यों। इस तरीके से आपको करना होगा। और छठवां देख लो, छठवां में क्या, जंग लगने की विद्युत, अ और ब में टूटा वाला प्रश्न ही पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप लोग करते चलेंगे। जंग लगने की विद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझाना है। उप धातु किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण देना है। उसी तरीका से हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों के आधार पर आपको बताना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चंस पैटर्न है वो यही है, आप इसको अच्छे से पढ़ लो। फिर निम्नलिखित धातु के 3 व्यवहारिक उपयोग जो है या व्यावसायिक उपयोग जो है लिखना है। तो ये 8 प्रश्न है लगभग, और नीचे की 5 प्रश्न तो सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना ही है, बहुत ध्यान से होगी, ठीक। अब हमारे चलते हैं लास्ट चैप्टर पर, कौन सा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ से जो पूछे जाएंगे 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, इस चैप्टर के अथवा में कौन से चैप्टर से आते हैं, या तो 10 से पूछे जाएंगे या 13 से पूछे जाएंगे, क्योंकि दोनों चैप्टर मिला के एक यूनिट बनता है, उन 2 यूनिट से 10 मार्क्स की टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। देख लो, अगर इस चैप्टर से 3 मार्क्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो क्या पूछना है इस बार के लिए, परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के प्रकार लिखना है। परावर्तन के नियम लिखना है। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के प्रकार लिखना है। फिर अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम लिखना है, उदाहरण लिखना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसके लिए क्या आवश्यक है वो बताना है। क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हो, वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में 3 अंतर, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। फिर बताइए कि समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण की पहचान आप कैसे, प्रतिबिंब देखकर कैसे करेंगे, कैसे बताओगे कि ये समतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है ना। फिर स्पर्श करके कैसे पहचानोगे ये। तो ये 10 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 मार्क्स के लिए पूछे आपको जाना है। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देखो, आपको बता देता हूँ कारण बताने, तो 2 कारण बताने वाले क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को एकदम डीप पढ़ लो अच्छे से ध्यान से, ठीक है। फिर आपको परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम लिखिए और परावर्तन के प्रकार लिखिए, दोनों क्वेश्चन लिखिए, हो गया। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके लिए शर्तें, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, वास्तविक और भाषी, तो वही क्वेश्चन है। और दर्पण के उपयोग वगैरह वही क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स में भी था, क्योंकि टूट के आएगा तो इसमें से 2 क्वेश्चन सीधा आपका उठ सकता है। तो ये रहा चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 10 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हालांकि वीडियो लंबी हुई क्योंकि हमने सबको 1 बाय 1 क्वेश्चंस को पढ़े हैं आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।